नमस्ते। एसेट प्लस एकेडमी के साथ हमारे शनिवार के लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं एक बात पर गौर करना चाहूंगा। हमने सभी ने बार बार ये देखा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, निवेशक जो हैं, वो अक्सर वही करते हैं जो उनके हित में नहीं होता है। जैसे मार्केट कभी गिर जाता है या अगर अपॉर्चुनिटी देता है तो वो इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं, और जब संयम रखने का समय होता है कई सारे इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। तो बात ये है कि भारत में अधिकतर जो भी इन्वेस्टमेंट के फैसले होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से नहीं, बट इमोशन से ज्यादा परिणाम के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसलिए आज का ये सेशन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है भारतीय निवेशकों का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। और सच बताऊं तो ये एक ऐसा विषय है जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज देखता है और सुनता है। बाजार बाजार के गिरने पर निवेशकों का घबरा जाना, इन्वेस्ट रहने पर हिचकिचाना, और ऐसे कई सारी चीजों में इमोशनल डिसीजन ले जाना जहां पर उनको संयम रखने की जरूरत होती है। आज का हमारा सेशन इन हम चीजों से कैसे उभर सकते हैं और कैसे हम एक साइकोलॉजी को समझकर इन परिणामों को चेंज कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं श्री सुनील सुब्रमण्यम सर। नमस्ते सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सुब्रमण्यम जी का परिचय मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग उनको पहले से ही जानते होंगे, उनका नाम ही उनका परिचय है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उनका अनुभव इन्वेस्टमेंट्स में लेकर व्यवहार को करीब से देखने से आया है, जिसमें बाजार का चक्रों, भावनाओं और निर्णयों को समझने में, उनमें देखने में, शामिल होने में, और कागज पर जो चीजें बहुत ऐसे तार्किक लगते हैं, वास्तविक जीवन में वो कैसे अलग हो सकते हैं, ये सब चीजें हमें आज सुनील सर समझाएंगे। तो इसलिए ये आज का जो सेशन है, ये किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी हैं या बनने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस लर्निंग सेशन से हम काफी कुछ आज सीख कर जाए। धन्यवाद चांद, और सभी को नमस्कार। चांद, क्या हम पीपीटी को जी चालू सर। करते हैं? जी सर। तो जैसे चांद ने स्पष्ट तरीके से बताया, हम आज कोशिश करेंगे कि निवेशकों की मनोविज्ञान, और ये क्यों खास इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि अ, निवेशक भी बदल रहे हैं। ये जेनजी की बात, मिलेनियल्स की बात आपने सुनी होगी। तो पुराने निवेशक जो है, जो 10-20 साल से निवेश कर रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में हो या बाहर हो, उनकी सोच विचार अलग होती है, और ये नई पीढ़ी की सोच विचार अलग है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज इनकी आदतें, सोच और बदलते निवेश के व्यवहार जो हो रहा है उसके एक समझ आपको दे पाऊं। राइट? तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम, तो पहले चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम आंकड़ों, पास्ट रिटर्न्स को दिखाकर सेल करने की कोशिश करते हैं, मगर असलियत यही है कि भारतीय निवेशक सिर्फ आंकड़ों पे नहीं चलते हैं। सुरक्षा, गर्व और भरोसे की भावना से फैसले लेते हैं। तो ये पहले समझना जरूरी है। और अगले साइड में जाएं तो आप देखें तो जहां बाजार की जो भागीदारी में 9.5% है, मगर जानकारी है 63%। तो इसमें बहुत बड़ा फासला जो है, क्यों है ये? क्योंकि ये आर्थिक संपत्तियों जो जैसे सोना, जमीन और घर, ये उनका एक गहरा लगाव रखता है, क्योंकि ये असली दौलत माना जाता है। यानी इसको अंग्रेजी में कहें तो टेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम छू सकते हैं, टच और फील होता है, उन पे उनके पास भरोसा ज्यादा है। और सुनिश्चित रिटर्न पसंद कहते हैं, क्योंकि पछताने से सुरक्षित रहना बेहतर है। ये हमारी देश की एक हिस्ट्री की बात है, क्योंकि कई सारे लोग ने हमें इन्वेट किया है सालों से, और हमारी तरफ बारिश के भी उतना डिपेंडेंस है। अनसर्टेनिटी है, कभी बारिश होगी, कभी ड्राउट होगा। तो इस चीज के कारण एक जो इनसिक्योरिटी ज्यादातर होती है, वहां से एक सुरक्षा पाने की कोशिश हमारे मन में रहती है ऐसा भारतीय निवेशक। और फिर देखिए कि मानवीय जुड़ाव और महत्व, किसी ऐसे व्यक्ति की चाह, क्योंकि हमें एक पर्सनल टच की जरूरत होती है,
जो लोग से बात करें, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर अपना भाई सही काम कर रहे हैं, मगर जैसे पेनिट्रेशन की बात है, बहुत सारे इसको करने की जरूरत है। तो ये है सुरक्षा जो पुरानी सोच वाले, जो अभी तक मैं कहूंगा शायद 40 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों की ये वाली स्थिति मैं बता रहा हूं। तो अगले साइड में आप देखें तो ये सोच बना क्यों है, क्योंकि अगर देखें तो अर्बन रूरल डिवाइड, जैसे मैंने रूरल में ड्राउट का और मानसून का एक सिलसिला चलता है, तो रूरल में ग्रामीण क्षेत्र में खाली 6% का पेनिट्रेशन है, फिर अर्बन में वो भी 15 है, और 100 से 15 पे तो बहुत फसला है। तो दोनों जगह पे पोटेंशियल है, मगर तो क्या है कि अभाव में पालन, यानी लाभ की खुशी से ज्यादा उनको नुकसान का डर होता है। तो पहली चीज समझना है कि उनके लिए 10 पैसे की नुकसान 1 रुपए का लाभ के समान होता है। तो ये समझना कि जब भी कुछ करें हम, तो कैसे हम जोखिम से उनको प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं, ये खास उनको बताने की जरूरत आती है। सेकंड, पीढ़ियों ने संपत्ति को पैसे से नहीं बल्कि चीजों का मालिक होने से जोड़ा है। देख रहे हैं आप ना, मेरे पास घर है, मेरे पास शादी में इतना सोना दिया, तो एक ओनरशिप का जो फीलिंग होता है वो खाली रिटर्न्स की जो फीलिंग है उससे कंपेयर नहीं होती है। तो ये ओनरशिप का एक जो उनके मन में है उसको भी हमें समझना जरूरी है। और ऐतिहासिक रूप में देखिए, संस्थाओं पर कम विश्वास और व्यक्तिगत गारंटी का प्रयास, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक को कभी डिफॉल्ट होने नहीं दिया। तो एक समझिए कि उनको जो मिल रहा है 6-7% का रिटर्न, वहां पे जो गारंटी उसके साथ होती है उसका बहुत बहुमूल्य, भले ही वो इन्फ्लेशन से कम हो और एक्चुअली उनको नुकसान हो रहा हो बैंक डिपॉजिट से, फिर भी वो गारंटी होने के कारण उनके मन में उसके लिए एक अटैच्ड इंपॉर्टेंस ज्यादा है। राइट। तो अब अगले स्लाइड पे चलेंगे। तो भावनात्मक कारण क्या है? नुकसान का डर, मालिक होने की गर्व और सामाजिक स्वीकृति, ये तीनों। अब ये लास्ट वाला बात, दोनों पहले दोनों बात मैंने अभी डिस्कस किया है, सामाजिक स्वीकृति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि फिजिकल एसेट से, टेंजिबल एसेट से दिखता है बाकी लोगों को, तो लोग क्या कहेंगे ये वाला सवाल में, घर खरीद लिया, अच्छा इसकी तरक्की हो रही है, इसके आर्थिक व्यवस्था सब अच्छी है, तो ये एक कम्युनिकेशन जो हो जाता है, तो हमारे लिए वो एक रीइंफोर्समेंट कि समाज से हमारे भाई बहन हो या पड़ोसी हो, उनका एक रीइंफोर्समेंट जरूरी होता है। तो इसीलिए इन रियल एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। राइट। तो अल्टीमेटली समराइज करेंगे तो पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। राइट। तो ये खास एक चीज याद रखने की जरूरत है। अब आते हैं जो नए पीढ़ी की बात, जो जेन जी या मिलेनियल कहते हैं, ये नया निवेशक है, वो बहुत अलग साबित हो रहा है, क्योंकि नॉलेज है, आज गूगल से लेकर, इंटरनेट से लेकर, यूट्यूब से लेकर, उनकी जानकारी है, इंटरनेशनल चीजों की समझ है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि ये छोटे नुकसान से नहीं डर रहे हैं, उनसे ये डर होता है कि क्या अगला बड़ा मौका हाथ से छूट ना जाए। तो ये सोच में बदलाव जो नई पीढ़ी का है, आप देख रहे हैं कि ऐसी है जो वो एक रिस्क लेने के लिए तैयार कह सकते हैं। वो आगे हम बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चांद। तो निवेशक पहले कैसे थे और अब कैसे है, तो दोनों में बिफोर और आफ्टर, या पुरानी निवेशक और नए निवेशक में जो डिफरेंस है, मैं पुरानी के बारे में बहुत बात कर लिया है, तब अब क्या है, नई पीढ़ी का निवेशक क्या होता है। म्यूचुअल फंड में अभी शामिल होने की तैयारी, इसलिए पेनिट्रेशन इतना 3 करोड़ यूनिक फोलियो से आज हम करीबन 6 करोड़ फोलियोज के पास पहुंच चुके हैं। शेयर्स में आपने देखा डीमैट अकाउंट की भी खुलवाई कितनी हुई है, और क्रिप्टो जैसी न्यू एफएनडो क्रिप्टो जैसी जो उनको लगता है स्मार्ट, इसमें भी वो निवेश को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्या है? यूट्यूब और फिन इन्फ्लुएंसर्स का भरोसा, क्योंकि उनको इस इंटरनेट वर्ल्ड में ज्यादा भरोसा है। यूट्यूब में कुछ आए तो उसको ही वो साक्षात क्या कहें वो सच मान लेते हैं। और फिर इन्फ्लुएंस कोई भी, आपने देखा अभी भी सेबी ने कार्रवाई ली थी, एक पुणे बेस्ड ट्रेनर सो टू स्पीक, जिसने चार्ज करके एक्चुअली एफएनडो का ट्रेडिंग चलाया था, उसमें कितने लोग दिलचस्पी दिखा रहे थे, उसको सामने 500-600 करोड़ की बात हो रहा है उधर। राइट। तो और सेकंड इज क्या है कि उनको जल्द से जल्द कूदना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली सोच कि मैं आज डालूं, कल 50% उसको बढ़ना है, 3 दिन में उसको दुगना बनाना है, ये वाली सोच ना, वो एक एक्साइटमेंट जो होता है, एक रोमांच होता है उसमें, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं और जल्द मुनाफा और रोमांच चाहता है, यही मैंने कहा। और खुलकर जोखिम लेते हैं, उनको बताया इसमें कहीं पे नुकसान भी होगा, मगर वो करने के लिए तैयार है।
राइट। ये तो ये नई पीढ़ी का। और फाइनल बात क्या है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में, टेक्नोलॉजी से भरोसा। जैसे मैंने कहा, क्योंकि उनकी जिंदगी में शुरुआत से ही यूट्यूब उनके साथ चल रही है, तो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका पूरा भरोसा है। तो इसलिए इसकी जो दिक्कतें हैं और उसके लाभ जो है वो भी हम बात करेंगे आगे। तो अगले स्लाइड में पहुंचेंगे। तो आज का दौर में जो चाहा वो तुरंत मिलना चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज मैंने सोचा तो मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, मेरे को धीरज से वेट करके फिर उस चीज को हासिल करना उतना पसंद नहीं है। तो नतीजे अभी चाहिए, 10 साल में नहीं। सेकेंड, सोशल मीडिया के दौर में धैर्य की कमी, राइट। और तीसरी बात है, एसआईपी बहुत सुस्त लगते हैं, राइट। तो आप समझे होंगे कि इनकी जो सोच है उसमें आप देखें कि एसआईपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बट ज्यादातर मेरा मानना है कि ये दो तरह के होते हैं। एक पुराने जो एमएफडी ने जाकर पुराने लोगों को बताया रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग की पावर। दूसरा होता है ये भी ना, ऐसे ट्रिगर जाके ऑनलाइन एप्स होते हैं, जो डायरेक्ट ट्रेडिंग एप्स होते हैं, वहां पर एसआईपी को झट से खोल दिया, मगर जब चाहे झट से खोल बंद भी कर दिया, राइट। तो ये इंस्टेंट एक्शन की ये सब रिजल्ट्स है। और आगे अगले स्लाइड में हम देखेंगे तो क्या है दो की इस एसएमएस वर्ल्ड में आप कहेंगे बीएमपीएल क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई का जमाना। क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ईएमआई में लेकर मुझे आज ही उस चीज को हासिल करना है। और सेकंड क्या है, योलो। योलो माने यू ओनली लिव वंस। अरे जिंदगी अभी है, जीन लेने दे, कल क्या होगा किसको पता, राइट। तो मैं क्यों मौका खो दूं। तो ये सोच, तो इसीलिए उनको बोरोइंग का कम डर है। अपने बुजुर्ग लोग का आपको समझे, मेरे पिता या उनके टाइम में दिखे तो डेट लेने से बहुत डरते थे। अरे कर्ज कौन चुकाएगा, ये कैसे होगा, ये वो फलाना फलाना। आज उसके पास वो फियर नहीं है। वो सोचते कभी ना कभी किसी ना किसी हालत में वो पे हो जाएगी। तो आज ये बाय नाउ पे लेटर का, ईएमआई का, लो फियर ऑफ डेट से आ जाता है। तो सिमिलरली निवेश के बारे में भी वही सोचते हैं, वो पहले निवेश करें बाद में सोचे, ट्रिगर हैप्पी कहते हैं। फिर कर्ज लेने से हिचक नहीं, और काल करे सो आज कर, राइट। सो मैं क्यों कल गाड़ी खरीदूं और कल एक बड़ा खरीदूं, आज ही मैं जाके उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूं। तो ये सोच में बदलाव पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में आप साफ देख रहे हैं। और अगले स्लाइड में अगर जाएं तो जोखिम पसंद करने वालों का दौर है। क्योंकि एमएफडीज को ये समझना जरूरी है, हमारी पुरानी थी कि हम कैसे रिटर्न्स को दिखा दिखा कर उनको अपने एक बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग की सेफ्टी ओरिएंटेड नेट से उनको इक्विटी की तरह पुल करने की कोशिश किया है। बट इनकी हालत ऐसी नहीं है, ये जोखिम उठाने तैयार है, मगर उसको चाहिए क्या, उनको चाहिए एक जोखिम से रोमांच है, प्रयोग करने की भावना और लोगों की स्वीकृति। ये तीनों चीज जो हमने पुराने बारे में बताई इनका, बट इनका दुनिया अलग है, राइट। तो इनका प्रयोग करने की भावना माने क्या, क्रिप्टो, ऑप्शंस, स्मॉल केस ऐसे आजमाने के लिए तैयार है। और जोखिम की बात तो उठाई हमने। तो जोखिम अब टालने वाली चीज नहीं, बल्कि एक रोमांचक यात्रा और अवसर के रूप में देखा जाता है। तो ये नई पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके उस तरह के प्रोडक्ट्स और ये पेश किए जा सकते हैं। और इनका वर्ल्ड जो है, मैंने पुराने पीढ़ी की भी बात की थी, उनको एक रीइंफोर्समेंट चाहिए था। और यहाँ का उनको सोशल वर्ल्ड कौन सा, ये है सोशल मीडिया वाला वर्ल्ड। वहां पे उनको एक रीइंफोर्समेंट चाहिए। और इन्फ्लुएंसर्स का इसीलिए हालत होता है, तो किसी इन्फ्लुएंस की बात किसी ने डाल दिया उधर कि मैंने इतना 10 गुना बना दिया, तो आपको भी उसी वर्ल्ड में एंटर करना है। तो इनके लिए जो फोमो होता है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे इन्होंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे कि इतना पैसा बनाया बाय ट्रेडिंग एन ऑप्शन, तो मुझे भी वो करना है, क्यों मैं मिस आउट करूं। तो ये सब चीजें जो हैं उनके मनोविज्ञान में, यही उनके एक्शंस को डिसाइड करती है। आगे अगले स्लाइड में जाएंगे तो क्या है, तो तमिल का सेइंग है ये, क्विक गन मुर्गन, ये राइमिंग के कारण ऐसे दिए गए हैं। ऐसे कोई मुर्गन नाम से कोई भी नाम हो, मगर क्या है, ये वही चीज जो अब तक मैं दोहराता था, क्या था, इमीडिएट एक्शन। क्विक गन मुर्गन माने अपने गन लेके शूट करो, फिर फ्रूट फर्स्ट टॉक लेटर, राइट। तो क्या हो रहा है, ये क्विक गन मुर्गन का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, बाहर निकलना बेहद आसान। एसआईपी को खोल दिया, 9 महीने में देखा कि आइदर एकदम
प्रॉफिट डबल हो गया तो निकाल दो भैया उसको, या फिर नुकसान हो गया, अरे गलती डिसीजन कर दिया मैं निकल जा। तो एक पेशेंस की कमी होती है इसीलिए कंपाउंडिंग से ज्यादा तेज गति मुनाफा को महत्व। जैसे आप सबको पता है ना, वो पाठ हम कब से पढ़ा रहे हैं और हमने भी पढ़ा है कि द लॉन्गर यू वेट, कि जितने साल अब इंतजार करें कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बट इनको वो दिखता नहीं है कि साल 5 से साल 10 में ये पैसा कैसे बढ़ सकता है, नहीं, उनको पहले साल 5 साल में क्या हो रहा है उसका, अरे ठीक नहीं चल रहा है छोड़ दूं मैं। तो ये बात उनको समझाना हमारी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है, ये है एक केमिकल जो हमारे सभी के रक्त में होते हैं, वो है डोपामाइन। ये डोपामाइन तो एक्साइटमेंट का हार्मोन इसको कहते हैं। जो डोपामाइन का रश आता है तो हम बहुत से चीज, ये पुराने जमाने में जो मैं कह रहा हूँ 10,000 साल पहले शायद की बात कर रहा हूँ, कि अगर एक शेर आ जाए तो उससे हमें लड़ने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए होती कि भागने के लिए या उसको अटैक करने के लिए, वो डोपामाइन रश से आता है। वो आज क्या हो रहा है, इसी चीज में इस्तेमाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में, राइट। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का रोमांच इसी से आता है और लंबी अवधि के अनुशासन से ज्यादा, राइट। तो अब निवेश को लेकर ये बदलती धारणा कैसे जा रही है, राइट। तो जैसे हमने देखा 61% का आर्थिक स्वतंत्रता मुख्य निवेश का उद्देश्य है और 49% का रिटायरमेंट की तैयारी। ये हमारे पुराने पीढ़ी की बात हम शायद कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, प्रोडक्ट रेंज में बदलाव, जो बैंक एफडी से लेकर फिर इक्विटी, फिर एफ&ओ, फिर क्रिप्टो, रिस्क की लेवल। और सेकंड जो सोच हुई है, आपने सुना होगा नाम फायर। फायर क्या होता है, FIRE, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग टू रिटायर अर्ली। तो यह सोचते हैं क्या है कि 40 साल की उम्र में मुझे रिटायर होना है, लेकिन वो लंबी उम्र की जोखिम, क्योंकि क्या होता है 40 साल के बाद आज इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल है। एवरेज माने गरीब लोग या भिखारी लोग हैं उनका भी जोड़ के हुए ये एवरेज बनता है ना। तो एवरेज एक मिडिल क्लास एंड अबव की व्यक्ति के सोचे तो 80 साल तो मान के पकड़ लीजिए। तो अगर वो 25 में निवेश शुरू करता है और सोचता है कि 15 साल में करूं फिर रिटायर हो जाऊं, उसको ये नहीं पता है कि 40 साल जीना है उस सेविंग से भी। तो ये 15 साल की इन्वेस्टमेंट से वो 40 साल की उतना नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है 40 में रिटायर हूं उसके बाद देखा जाएगा। तो ये एक बहुत डेंजरस सोच है। ये एज टारगेट अच्छी है, रिटायर अर्ली मैंने आपको ये रोज का जो काम में जाना, पैसा खरीदना, ये सब आपको दिलचस्पी नहीं है। मगर क्या आप उस टारगेट की कितना चाहिए आपको रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए आपकी पूरी जिंदगी का कितना बिना अर्निंग किए हुए सालों बाकी है, उसका प्रॉपर गणित करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे तो इतना आसान नहीं है ये फायर को अचीव करना। क्योंकि जितना पैसा होता है बिकॉज इन्फ्लेशन तो कंटिन्यूअसली 80 साल तक चलती रहेगी और आपके पैसे का नुकसान करता ही रहेगा, राइट। और आपको पता है एक तो होता है जो गवर्नमेंट की पब्लिश्ड इन्फ्लेशन होती है, CPI, WPI, बट रियल हमारी एक्सपीरियंस की इन्फ्लेशन क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस की इन्फ्लेशन, एजुकेशनल एक्सपेंस की, ये तो भयंकर डबल डिजिट में चलते हैं ना। तो उसको अगर हमें जरूरत है तो इसको सही तरह से उनको समझाने की जरूरत है। और ये रिटायर अर्ली एट 40 में क्या होगा कि अगर आपकी शादी 30-32 साल में होती है तो आपका बेटा अभी 8-10 साल का है, तो उसकी एजुकेशन, उसकी शादी, उसकी जो है उसके बारे में कोई सोच नहीं है। तो इसमें ये फायर ऐसा कॉन्सेप्ट ठीक है क्योंकि एक गोल तो वो सेट करता है कि इतना मुझे चाहिए, पर क्या वो सही है, क्या वो 40 सही साल है या 45 हो या 50 हो, ये सब आप ऐसे MFD के तौर पर उनको बताने की जरूरत है और उनको गाइड करने की जरूरत है। ये सब आंकड़े दिखाकर और इन्फ्लेशन का जो एक क्या कहते हैं नुकसान क्रिएट करने वाला जो चीज है उसको सही तरह से आप जानेंगे और समझता है वो, समझिए कि 10 करोड़ मुझे 40 के उम्र में चलेगा, तो 10 करोड़ का 80 साल तक वो क्या होगा, 10 करोड़ का एक्चुअल वैल्यू बनेगा 3 करोड़ ना। तो ये सब चीज उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज हमें भी समझना है कि ये फायर के चक्कर में हम उनका अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, ये भी सोचना जरूरी है, राइट। तो आगे अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी ये आपके लिए नहीं है बट आपके निवेशक को पूछने के लिए है, उसकी
समझ पर क्या है, क्या करता है वो, कैसे है उसकी सोच। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछेंगे, इस हफ्ते आप में से कितने लोगों ने अपना पोर्टफोलियो 3 से ज्यादा बार चेक किया? ये आप अपने इन्वेस्टर बेस को पूछ सकते हैं। उससे आप जज कर सकते हैं कि कौन पेशेंट है और किसका क्या बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। हर रोज ट्राई करना, 10 साल की अवधि में मैं लूंगा, बट हर हफ्ते 3 बार उसको देखूंगा कि जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं। और ऐसे हम सबको पता है, इक्विटी मार्केट बैंक डिपॉजिट की तरह 7% रिटर्न दिया तो हर दिन 7/365 थोड़ी होता है। कभी 10% का नुकसान, कभी 40% की लाभ। मार्केट उतार चढ़ाव से ही चलता है और लॉन्गर टर्म में ये कैचअप होता है हमारे देश की तरक्की से, राइट। सेकेंड बात क्या है, क्या आप 6% सुनिश्चित रिटर्न पसंद करेंगे या उतार चढ़ाव के साथ 12%? इसमें सही गलत की बात नहीं है, ये क्या सोच है उसकी, कितना वो एसोसिएट करता है कि अरे 6% चलेगा मुझे। उसके बाद आपको बताना है कि अभी इन्फ्लेशन 7 में चल रहा है तो ये 6% निश्चित रूप में आपको कैपिटल डिस्ट्रक्शन करेगा। वो बात बाद में देखें, बट उसकी जोखिम लेने वाली शक्ति, उसकी जो एस्पिरेशंस है, वो इससे आप समझ सकते हैं। एक सिंपल सा सवाल। तीसरी बात क्या है, बाजार गिरता है, तो जब बाजार गिरता है, आप ये पोल करें आपके इन्वेस्टर से, बाजार की गिरावट में आप पहले क्या महसूस करते हैं, डर या अवसर, राइट। उससे भी आपको लगेगा कि उसकी रिस्क एपिटाइट कैसी है, उसकी टेम्परामेंट कैसी है। अगर ये आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी प्रोडक्ट्स उस तरह से उसको पेश कर सकते हैं। पूरी म्यूचुअल फंड की बुके में जो प्रोडक्ट है, सभी तरह के रिस्क रिवॉर्ड के लिए वहां पे प्रोडक्ट्स है। तो इस हिसाब से आप जज कर कर उस कस्टमर को उसके मनोविज्ञान की तरह आप उसको प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। आगे जाएंगे तो व्यक्तिगत 3 तरह के आइडियल इन्वेस्टर को हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो एक है सावधान निवेशक, अंग्रेजी में कलेक्टर। वो क्या है, एफडी, सोना, रियल एस्टेट पसंद करता है। सुरक्षा पहले, रिटर्न बाद में, राइट। सुरक्षा पहले, पछतावा नहीं। तो ये सोच होती है, इसको हम कलेक्टर करके एक नाम उसको दे रहे हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं हम, राइट, बेझिझक क्लिकर। फटाक फटाक से मोबाइल में क्लिक करना, लैपटॉप में क्लिक करना, क्या है उसको पर ऐप पर रोज ट्रेड करता है, समझ से ज्यादा रोमांच पसंद करता है और इसे अगले महीने 2 गुना कर सकता हूं कि कॉन्फिडेंस से वो कर रहा है। वो एक तरह का एक भावना कह सकते हैं। फिर आते हैं एक जिज्ञासु निवेशक, जिसे हम कन्वर्टर के नाम से डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरुआत जोश में की, अब अनुशासन और लंबे समय के निवेश को समझ रहा है। तो निवेश सीखना आसान, धैर्य से निवेश में बने रहना कठिन। तो यहीं पे एमएफडी का रोल आता है कि ये क्विक गन मुर्गन तरह के इन्वेस्टर को आपको कैसे एक कन्वर्टर की ओर। तो एक जर्नी में आप देखें अगले स्लाइड में कि नए भारतीय निवेशक को सही दिशा दिखाना हमारा मकसद है। इसका हमारे लिए क्या अर्थ है, जानकारी देने से पहले भावना समझें, फर्स्ट चीज। सेकंड, डिजिटल सुविधा के साथ मानव उपस्थिति जोड़े। आप में कंफर्ट है मगर फिर भी एक ह्यूमन का जो टच होता है उसको खोना नहीं है। इवन नए पीढ़ी के लिए भी वो एक अच्छी चीज होगी, तो इसलिए वो आपका एक ह्यूमनली टच को साथ में रखिए डिजिटल कन्वीनियंस के साथ। और फिर भरोसा दे, सिर्फ टूल या ऐप नहीं। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक ट्रस्ट की मैटर है। आपकी ट्रस्ट के ऊपर वो आपको पैसा देगा, तो फोकस उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में है। और वो ट्रस्ट कैसे मिलता है, आप उसकी मनोविज्ञान को समझकर, उसकी भावनाओं को समझकर उस हिसाब से आप बातचीत भी करें और प्रोडक्ट्स भी पेश करें, राइट। तो हर एमएफडी का लक्ष्य होना चाहिए कि निवेशक को कलेक्टर से क्लिकर और फिर कन्वर्टर में बनाना। ये एक आप सोच मन में रखेंगे तो ये जरूर आपको फायदेमंद होगा। धन्यवाद और थैंक यू बहुत सुनने के लिए। और चांद, अगर कोई Q&A सेशन में किसी ने क्वेश्चंस पूछा हो तो उसको ले लेते हैं। जरूर सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं क्वेश्चंस के लिए देख रहा हूँ। मेरी सभी अटेंडीज से निवेदन है कि अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे प्लेटफॉर्म से लेकर आप बेझिझक उन्हें यहाँ पर पूछ सकते हैं। और नो हम उम्मीद करते हैं कि सुनील जी उनका आपको जवाब देंगे। हम्म, तो एक दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि पहले चीज है कि वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, जरूर मिलेगी। जरूर जरूर पीपीटी ऑफ पूछे। द सेशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो उसके अलावा क्वेश्चन है, हाँ किसी ने पूछा है इसमें, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। आफ्टर मीटिंग विद द क्लाइंट दे अग्री फॉर इन्विटेशन but then delaying for KYC and investment, what should we do? तो फर्स्ट मीटिंग हुआ है आपका, उन्होंने इनविटेशन आपने लिखा है, शायद इन्वेस्टमेंट की आपने, अगर सही शब्द इन्वेस्टमेंट था, अग्री किया उन्होंने, बट केवाईसी और ये मामले में वो डिले कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम्बरसम लग रहा है उनको इतना सिग्नेचर लेना। तो आज के दिन में आप देखेंगे तो सभी ऑनलाइन बहुत आसानी से हुआ है। और अगर आप असेट प्लस लोगों से जोड़ेंगे, वो बताएंगे आपको कि झट से केवाईसी से इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग से बिना पेपर वर्क के किया जा सकता है आज के दिन में। तो अगर चाहिए तो आप उनसे संपर्क कीजिए, असेट प्लस की जो कनेक्ट है वो जरूर आपकी मदद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पुराने जमाने का नो 30-40 सिग्नेचर लेना, ये वो वाला अब सब खत्म हो गया। आप बहुत सीमलेस और ऑनलाइन तरीके से टेक्नोलॉजी से ये बात हो सकती है। शुक्रिया सुनील जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, how do we convince an investor to hold on during times like current ones where there has been no return since over a year, but gold and silver has been doing much better? So how to convince them to continue with mutual funds and not be enticed to gold? तो आसान बात नहीं है ये, मुश्किल ही है, क्योंकि जैसे उसकी भावना है कि डर गया है कि स्मॉल कैप में स्पेशली आपको -5-6% रिटर्न मिला एक साल में, राइट। तो बात यह है कि आपको क्या दिखाना है उनको, दो चीज मैं समझाऊंगा। एक, आप कुछ भी है 10 साल का रिटर्न निकाल के दिखाइए, और उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स का और गोल्ड का भी M6 से वैल्यू कहीं पे भी मिल सकता है, आपको गूगल करेंगे तो ये मिल जाएगा आसानी से। और इसमें देखेंगे आप कि जो गोल्ड का रिटर्न ये एक साल में 70% दिया है, यस, और सिल्वर ने प्रॉब्ली उससे भी ज्यादा दिया है, 150 के साथ ज्यादा। मगर अगर आप 10 साल की जर्नी देखें तो गोल्ड का भी 2-3 साल में नेगेटिव हुआ है, इक्विटी का भी 2-3 साल में नेगेटिव हुआ है, कहीं भी ले लो। मगर एक ओवरऑल पीरियड देखें तो क्या है कि गोल्ड का एक स्पेसिफिक कारण है जो कि पिछले साल में उसने दिया, तो जो दुनिया की जो एक अर्थव्यवस्था में एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, टैरिफ की वॉर चल रही है, तो एक सेफ्टर जोन में थोड़ा पैसा मूव हो रहा है, उसकी असर यहाँ पे इस साल दिखा। क्या हर साल ये हो सकता है? मगर हर साल इक्विटी का एक डेफिनेटली आपको, मैं कि नहीं, ये नहीं कहूंगा कि इक्विटी में नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होता है, मगर एक रीजनेबल सर्टेनिटी होता है कि एक देश की जीडीपी की बढ़त होती है, उसके नॉमिनल जीडीपी की बढ़त होती है, तो उसके कारण कंपनियों की प्रॉफिट्स बढ़ती है और उसी से आप रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो ये जर्नी जो इंडिया की एक भविष्य में देखें कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, और लेबर हमारी बहुत चीप है और सप्लाई है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका असर जरूर दिखेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट ईपीएस, और अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट में दिखेगा। इस शॉर्ट टर्म पीरियड में इतनी अनसर्टेनिटी के कारण ये गोल्ड हो रहा है। अगले साल ही देखिए ये रशिया यूक्रेन वॉर समझिए सॉल्व हो गया, और ये टैरिफ में भी इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया यूएस के साथ भी, तो इमीडिएटली ये सब पलट जाएगी ना। तो ये उनको आपको समझना है कि कारण क्या है कि गोल्ड और सिल्वर इतने लास्ट साल में किया, और ऐसा 70% रिटर्न कभी गोल्ड ने 2 साल कंटिन्यूसली नहीं दिया है, वो भी आप हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड से दिखा सकते हैं। तो यही आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें दिखाने के लिए कि जो ऑलरेडी बढ़ चुका है उसमें ज्यादा भरोसा ना करें, मगर जो बढ़ने वाली है उस पर ज्यादा भरोसा करना है। और इतना आसान नहीं है, गाइडेंस की भी जरूरत होगी। अगर आपके पास पूरी गाइडेंस नहीं है तो किसी भी एमसी की प्रोडक्ट टीम, फंड मैनेजर से आप संपर्क कीजिए,
उनसे भी जानकारी लीजिए, सबके पास है ये जानकारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसेट प्लस भी आपको इसमें हेल्प करने की कोशिश है कि लॉन्गर टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास होता है खाली इक्विटी, जिसकी शक्ति होती है देश की तरक्की। अब इंडिया में है, भारत में है, और भारत की तरक्की के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। और बट बीच बीच में ऐसी मुहूर्त आती है, जैसे ट्रम्प ने आके टैरिफ लगा दिया, या ऐसी इंडो पाक की वॉर हो गई, ऐसी मुहूर्त आती है जहां पर फंडामेंटल से अलग हो जाता है स्टॉक मार्केट कुछ दिन के लिए। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक देश की फंडामेंटल ग्रोथ से ही जुड़ी होती है इक्विटी मार्केट, और म्यूचुअल फंड उसी के ऊपर आपको लाभ देने की कोशिश करती है। और इसीलिए अगर आप एक 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएंगे कि गोल्ड में भी नुकसान आए, कौन जाने कि अगले साल ही गोल्ड में नेगेटिव रिटर्न आ जाए, तब उसी की सोच बदल जाएगी। तो ये सब आपको उसको सही तरह समझाना है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि ये इस साल की 70% की रिटर्न गोल्ड की क्या किया उसने कि 10 साल की रिटर्न को अच्छी तरह दिखा दिया है, क्योंकि एक साल उतना भयंकर अच्छा रहा कि अब 10 साल का रिटर्न भी दिख रहा है, अच्छा इक्विटी के इक्वल दिख रहा है, 13.5% मेरे ख्याल से। मगर अगर आप एक रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस की बात करें, जैसे ये टाइमिंग की बात, आज क्या है कि इस लास्ट साल में गोल्ड ने भयंकर रिटर्न दिया, उसके लिए 10 साल का रिटर्न अच्छी तरह, ऐसा नहीं है कि हर साल उस 10 साल में वो अच्छा रिटर्न। तो उसको समझने के लिए रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस एक टूल होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या इसका मैक्सिमम मिनिमम, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ लॉस, ये सब आप जज कर सकते हैं। और उसमें रियलाइज करेंगे कि इक्विटी का परफॉर्मेंस ऑन अ रोलिंग रिटर्न बेसिस, राइट, गोल्ड से बेहतर होता है। और उस हिसाब से ये नहीं कह रहा हूं मैं कि उसको गोल्ड से आप मना कर दीजिए, क्योंकि एक उसकी भावना है कि अरे गोल्ड ने अच्छा किया तो वो आसान है आपको बेचना गोल्ड में। तो मल्टी एसेट फंड जो म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं उसमें गोल्ड सिल्वर भी शामिल होती है। तो उसको ऐसी तरह के फंड जहां पे फंड मैनेजर ही थोड़ा गोल्ड चुन लेता है, ऐसा एक बैलेंस्ड ऑप्शन आपको बताइए कि इक्विटी का भी बेनिफिट हो सकता है, गोल्ड सिल्वर का भी मल्टी एसेट फंड से, ये आप उनको पेश कर सकते हैं। सेकेंड बात है कि गोल्ड का जनरली, गोल्ड अच्छा किया कल, पिछले साल इक्विटी ने अच्छा नहीं किया, यही है उसकी खूबी कि ये नेगेटिवली कोरिलेटेड विथ इक्विटी से। तो एक साल जब गोल्ड अच्छा नहीं करी तब इक्विटी अच्छा करेगी, ये फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं है। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो में, और टिपिकली मैंने स्टडीज पढ़ा है कि एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में ओवर द लॉन्ग टर्म प्रेशियस मेटल्स यानी गोल्ड सिल्वर की एलोकेशन करीबन 18 से 24% तक आपको एक रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन होता है विथ रिस्क मिनिमाइजेशन। तो उस हिसाब से उसकी पोर्टफोलियो में 100 में से 18 से 24 गोल्ड में रखना कोई गलत चीज नहीं। और मल्टी एसेट फंड्स भी 20% तक ही रखते हैं। तो मल्टी एसेट फंड एक अच्छा रूट हो सकता है, तो आप उनको पेश कर सकते हैं, या नहीं उसको गोल्ड ही खरीदना है तो थोड़ा 5% आप गोल्ड ईटीएफ में भी उसको अलोकेट कीजिए और बाकी का इक्विटी में कीजिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न देखे, खाली इंडिविजुअल को अलग करके मेरे गोल्ड में इतना हुआ, सिल्वर में उतना हुआ, इक्विटी में स्मॉल कैप में इतना, ऐसा ना देखे, पूरी पोर्टफोलियो को रिटर्न देखे, जिसमें एक एसेट क्लास एक साल में अच्छा करेगा और दूसरा दूसरे साल में अच्छा करेगा। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको उसको समझाना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा इस कस्टमर। सुनील सर, इससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन ले पाए, मैं जिन्हें भी हमारे निवेशकों के एसेट प्लस को लेकर सवाल है, प्लीज आप बेझिझक रहिए, हम आपको पर्सनली रीच आउट करेंगे और एसेट प्लस आपकी इस जर्नी में कैसे सहायता कर पाएगा ये हम आपको सारी डिटेल्स देंगे हमारी टीम से। Sunil sir, it is very difficult to change the mind of a Gen Z. They are more interested in app-based mutual funds. How to tackle them? आप क्यों नहीं ऐप बेस्ड उसको, आप अपना ऐप क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं, या आप किसी एग्रीगेटर के साथ, जैसे एसेट प्लस एक एग्जांपल है, उनके पास पूरा ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पास ऐप नहीं हो, आपके पास ऐप होना जरूरी है, चाहे वो अपना ऐप क्रिएट कीजिए या फिर जैसे जुड़ लीजिए एसेट प्लस जैसे जो एमएफडी के साथी है उनके साथ जुड़ लीजिए, और वो आपको ऐप का फैसिलिटी पूरा टेक्नोलॉजी का सब देंगे। तो उसी इन्वेस्टर को आप उस ऐप से भी टैकल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। मानता हूं मैं कि ये जो ऐप में डील करना पसंद करते हैं उनको पेपर वेपर आप लेके जाएंगे तो जरूर वो मना करेंगे, इसमें डाउट ही नहीं है। इसलिए समझना जरूरी है, आज की सेशन का यही है कि इन्वेस्टर के टाइप को समझे। आपने सही क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर है कि आपको भी टेक्नोलॉजी के लिए अप द ग्रेड मूव करना है। अपने आप कर सकते हैं तो
अच्छी बात है, नहीं तो सपोर्ट लीजिए एसेट प्लस ऐसी इंस्टीट्यूशंस की इस टेक्नोलॉजी के जर्नी में। आज के दिन में टेक्नोलॉजी एक नेसेसिटी है, इट्स नो लॉन्गर अ चॉइस। सुनील सर, एक और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर। सर, थोड़ा सा लेडीज इन्वेस्टर और खासकर नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जेनजी लेडीज इन्वेस्टर्स का मनोविज्ञान बताएं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनजी की बाद में आते हैं। नॉन जेनजी, मैं उसको पुराने यार वो ऐसे नहीं सकता। नॉन जेनजी की बात क्या है कि आज उनसे बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका सालों का गोल्ड का दिलचस्पी आज प्रूव किया है कि वो आपके इक्विटी के रिटर्न के माफिक उन्होंने भी रिटर्न दिया है। तो जरूर लेडीज का एक जो इनेट कॉन्फिडेंस रहा है गोल्ड के ऊपर, आज गोल्ड ने अपना काम दिखा दिया। तो बात यह है कि तो मगर ये मॉडर्न जेनजी की बात करें तो यहाँ पे भी लेडीज देखिए उतना गोल्ड के ऊपर उनका दिलचस्पी नहीं है, उसका फैशन उनका। और मॉडर्न जेनजी मेल और फीमेल में उतना फर्क नहीं है भैया, क्योंकि आज एक क्या कहते हैं जेंडर इक्वलाइजेशन की बात है। आज कहीं पे भी देखो लेडीज टॉप रैंक्स में आ रही है, compete कर रही है मेन के साथ टो टू टो। और कहीं पे भी लेडीज कम है जेन से, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, वो इक्वल है। और उनका भी उतना ही शार्पनेस। पुराने जमाने में थे कि लेडीज ज्यादा इमोशनल होते हैं और जेंट्स ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और रैशनल होते हैं, ये बात भी गलत है। बिल्कुल नहीं, लेडीज भी देखिए साइंटिफिक फील्ड में भी लेडीज बहुत आगे हैं। आप सबको बहुत से नाम पता है, जैसे स्वामीनाथन हु इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ थी, या फिर गीता गोपीनाथ जो वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट थी। तो लेडीज का और जेंट्स का एक स्टीरियोटाइप बनाकर कि लेडीज इमोशनल होते हैं और जेंट्स, ये गलत है। दोनों को दोनों भावनाएं होती है, मेन का भी इमोशनल स्टेटस होता ही होता है। और क्या है कि लेडीज को एक फाइनेंशियल लिटरेसी हमने एज अ नेशन फोकस नहीं किया है, तो शायद उनको थोड़ा कैसे इक्विटी इन्वेस्टिंग और एक पोर्टफोलियो बनाना ये अच्छा है, ये समझना जरूरी है। मगर वो भी सेम ऐप बेस्ड है, उनका भी फायर का ये होता है, उनका भी सिर्फ जो मैंने पर्सना बताया वो खाली जेंट्स की मत समझिए। क्विक गन मुर्गन यूज किया तो ऐसा नहीं है कि मुर्गन लेडी नहीं हो सकती है। तो मैं कहता हूं कि एक्चुअल जेंट्स और लेडीज में उतना फर्क नहीं है। इनफैक्ट लेडीज मैं कहता हूं कि थोड़ी ज्यादा शार्पर भी है समझने में। तो अगर आप सही तरह से उनको समझाएंगे तो वही है। तो मेरे ख्याल में आपको खास करके जेंजी की बात तो हमने प्रेजेंटेशन में की कि कैसे उनकी सोच डिफरेंट है, मगर वो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए उतना फर्क नहीं है। आप उनको ये मत सोचिए कि अरे ये लेडी जेंजी है तो कुछ अलग मुझे करना चाहिए, नहीं, वो जेंजी है वो काफी है आपके लिए, आपके अप्रोच को टेपर करने के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। Investors' first focus is return, not asset allocation and portfolio rebalancing. How to convince to them? Investor tells long term at the time of starting the investment, and after 1 or 2 years, he reverts back on returns. How to convince them, sir? गुड क्वेश्चन, और ये है टिपिकल इन्वेस्टर का बिहेवियर। निवेश के टाइम में लॉन्ग टर्म, पोस्ट निवेश को डेली एनएवी चेक करना, और ये हो गया। तो खास चीज क्या है कि ये है जो चैलेंज हो एमएफ इंडस्ट्री को ही बहुत साल से हमने फेस किया है। और इसका आंसर राइट आसान नहीं है कन्विंस करना, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट एलोकेशन की जरूरत क्या है इस साल ब्यूटिफुली उसको डिस्क्राइब किया गया। बिकॉज गोल्ड ने 70% रिटर्न दिया, लार्ज कैप ने 10% दिया, स्मॉल कैप में -5% दिया। तो एक ब्लेंडेड एसेट। अब उसके पिछले साल की बात करें तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी थी, उसके पिछले साल कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी थी। तो एसेट एलोकेशन के आप बता सकते हैं कि देखिए किसी एक एसेट क्लास के ऊपर पूरा डिपेंडेंस करना माने क्या होगा कि हर साल आपको कोई एसेट क्लास आपको एक नेगेटिव सिचुएशन दिलवा सकता है। तो इसीलिए एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, और वो डायनामिकली करना चाहिए कि हालत देश की क्या है, वर्ल्ड की क्या है, उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट्स का एलोकेशन। सेकंड है कि आपकी लाइफ की जर्नी में भी उस एलोकेशन को बदलने की जरूरत है। आप युवा होते हो, शादी से पहले एक एलोकेशन होता है, शादी के बाद फिर बच्चे पैदा होते हैं तो दूसरा होता है, फिर थोड़े बच्चे भी स्कूल गोइंग और फिर कॉलेज गोइंग जाते हैं तब होती है। तो हर स्थिति में आपको कितने साल में रिटर्न चाहिए, ये वाली बात फर्क पड़ती है। तो एक डायनामिक एसेट एलोकेशन की बात जरूर होती है। तो ये सब एक
आपको गाइडेंस डेफिनेटली जरूरत है। आप अगेन मैं कहूंगा कि आप सपोर्ट ले सकते हैं एसेट प्लस जैसी इंस्टीट्यूशंस की, जो इस काम में आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ स्टेज बेस्ड इन्वेस्टिंग और कहीं पे एक ही एसेट क्लास को पूरा 100% देके रिटर्न देना मुश्किल है। तो कंपलसरी है एसेट एलोकेशन। सेकेंड बात है कि डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट एसेट एलोकेशन का नॉट ओनली एक जो मैं कहता हूँ चूजिंग द राइट मिक्स ऑफ एसेट्स होता है, बट दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन का ही काम क्या होता है कि आपको सबसे बड़े नुकसान से प्रोटेक्ट करना, बट उसका प्राइस होता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट से आपको क्या बोल रहे हैं नहीं मिलेगा। कहीं पे यू हैव टू गिव अप सम प्रॉफिट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस। सो डाइवर्सिफिकेशन का यही एक गोल होता है कि कितना मैं कम नुकसान झेलूं और उसके लिए कितना कम प्रॉफिट में लूज करूं, ये बैलेंस ही आपको। तो ये मैंने पहले एक क्वेश्चन के आंसर में दिखाया था कि अगर 10 साल की हर साल की रिटर्न को निकाले तो वही आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि क्योंकि भैया ये साल में इसका मिड कैप का नंबर 1 था, अगले साल में लार्ज कैप का नंबर 1 था, तीसरे साल में गोल्ड का नंबर 1 था। तो ये बदलते हुए रिटर्न की प्रोफाइल में आप क्लियरली उसको बता सकते हैं कि हर साल उसका जो मिक्स बेस्ट रिटर्न दिया वो अलग है। तो एक आपको ओवरऑल आर्थिक जो स्थिति है देश की, अर्थव्यवस्था की क्या बढ़त है, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में क्या है, ये सब लेकर एक एडवाइस लेकर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हो, ताकि गोल क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज लॉसेस, राइट। बट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ओनली वन और द अदर, राइट। तो यही मैं कहूँगा, बहुत मैंने लंबा आंसर दिया है, मगर जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली डेटा, हिस्टोरिक डेटा को लेकर ये समझाना इज द बेस्ट वे दैट आप उनको कन्विंस कर पा सकते हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रूरल एरिया खासकर किसान और कामगार जैसे छोटे जो निवेशक होते हैं, वैसे एमएफडीज या अगर वो एमएफडी की राह पर चलना चाहते हैं, अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो रूरल एरिया में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की क्या संभावना है? बहुत बढ़िया। शायद ये मैं ऑफलाइन आप एसेट प्लस शायद उनको आंसर दे सकते हो, मगर मेरे ख्याल में पेनिट्रेशन आपने देखा स्लाइड में मैंने दिखाया 15% अर्बन में है तो खाली 6% है। तो रूरल में बहुत पोटेंशियल है, और आज इंडस्ट्री के पास ऐसी फुल प्रोडक्ट रेंज है जो हर तरह की रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो सकती है। और एक्चुअली ग्रोथ रेट रूरल में मेरा म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन का मैं देख रहा हूँ कि अगले दशक में बहुत दुगने तरह से होगा कंपेयर टू अर्बन पेनिट्रेशन, और पोटेंशियल बहुत है। और अब क्या है कि सेबी ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं, एक एडिशनल कमीशन दे रहे हैं रूरल में जाके बेचने के लिए। दूसरी बात है उन्होंने छोटा 200-250 रुपए की SIP भी शुरू किया है। तो इवन जो रूरल में लेबरर्स है वो भी 250 रुपए पर मंथ तो आसानी से सेव कर सकते हैं। तो आज बहुत सपोर्ट है सिस्टम से कि कैसे अनपेनिट्रेटेड एरियाज जो है हमारे देश के, जो जो रियल असली भारत आप कह सकते हैं, वहां पे कैसे एक्सप्लॉइट करके इम्प्रूव करना, इसके लिए बहुत सिस्टमिक सपोर्ट है। और जरूर एसेट प्लस भी आपको इसमें मदद कर सकती है कि कैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर होकर रूरल एरिया में आप एक प्रॉफिटेबल कैरियर बना सकते हैं। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट के दो सवाल हालांकि थोड़े सिमिलर हैं, तो मैं दोनों को कंबाइन करके ही पूछूंगा। सर, जब मार्केट गिरता है तो काफी इन्वेस्टर्स लॉजिकली सब समझते हैं, फिर भी पैनिक कर जाते हैं। एज एन एडवाइजर, उस एग्जैक्ट मोमेंट में हमें उनको क्या बोलना चाहिए कि ताकि इन्वेस्टर गलत डिसीजन ना ले? और उसी एडिंग ऑन टू दैट क्वेश्चन, काफी बार क्लाइंट्स हमारी एडवाइस सुनते हैं, अग्री भी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। ऐसे केसेस में उनकी क्या साइकोलॉजी हम समझकर हम उनको समझा पाए, ताकि हम बेटर कन्वर्जन ला पाए और उनको एक गलत डिसीजन लेने से हम रोक पाए। तो आपके पास कॉन्स्टेंटली एक लाइन होना है जो आप उसके साथ जाना ही है कि, और इसका इनफ एविडेंस है पास्ट में। ओके, तो लाइन क्या मैं बता देता हूँ, डर के आगे जीत है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड आपको दिया है। और इसको दिखाने के लिए बात क्या है मैं बताऊं, मैं सिंपल सी बात है, अगेन हिस्ट्री को ले लीजिए, और बहुत से एमसीज के पास और ये ये प्रेजेंटेशन होंगे कि
व्हाट आर द बेस्ट 40 डेज जिनमें आपने निवेश किया और आपको बेस्ट रिटर्न्स मिला, लेट्स से सेंसेक्स की 40 साल की लाइफ टाइम में। अब देखिए कि जब मार्केट की करेक्शन हुई, आपने निवेश किया, तभी आपका सबसे बड़ा लाभ हुआ। यानी मार्केट होता है प्ले बिटवीन फियर एंड ग्रीड, राइट? और जब लोग फियरफुल होते हैं तो मार्केट करेक्ट हो रहा है, तभी आपको काउंटर टू दैट क्रैक करना है। तो आपकी सलाह ये होनी चाहिए कि उसको आप जो कहते हैं कि अभी निवेश करो, अगर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और वो सेम पैरेट की तरह आप वो लाइन रिपीट करेंगे, तो फिर आपका भरोसा कैसे आएगा? क्योंकि आपको भी कहना है कि अगर मार्केट गिर गया आप बोल रहे हैं निवेश करो, और मार्केट बढ़ता है भी जाके आप बोल रहे हैं निवेश करो, तो आपको भी जब आप कैसे उसके साथ डील कर रहे हैं, आपने कंटिन्यूअसली ऑलवेज निवेश करो करो बात करें, तो आपके ऊपर भरोसा उसका टूटेगा, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम में भी चल रही थी, आप निवेश करो बोल रहे हैं, और गिरता है भी निवेश करो बोल रहे हैं। तो आपके लिए भी वो एक मॉड्यूलेशन की जरूरत है। जब मार्केट लाइफ टाइम में चल रहा है, तब आप हाइब्रिड फंड्स में पुश कीजिए, उसको डेट फंड्स में थोड़ा शिफ्ट कीजिए। वैसे ही आपकी भी एक जो सेलिंग की प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, यानी क्लाइंट के भावनाओं को ये सब समझकर प्रोडक्ट प्रोफाइल को अगर वो करते हैं, तो ओवर अ पीरियड टाइम भरोसा उसका आपके ऊपर बढ़ता है कि हाँ, जब मार्केट लाइफ टाइम मैंने पूछी, इन्होंने मुझे डेट में निवेश करने के लिए सलाह दिया था, अब गिर रही है तो दे रहा है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकेंड बात यह है कि जो मार्केट की एक क्या बोलते हैं सच, वो है बाय लो सेल हाई। हर फंड मैनेजर की, हर एफआईआई की, हर डीआईआई की, हर इन्वेस्टर की कोशिश क्या होती है, मैं लो में खरीदूं हाई में बेचूं। मगर जब लो होता है आप डर गए, तो फिर बाय लो हाई सेल हाई कैसे होगा भैया? तो सिंपल सेकंड बात, जो डर के आगे जीत है, और दूसरी बात है बाय लो सेल हाई मार्केट का सत्य है। और आज लो है तो ये मौका है भय का। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मार्केट आपको उनको बताना है। तीसरी बात है कि अगर उसके पास आपने एसआईपी को खुलवाया है और वो पुराना इन्वेस्टर है, लेट्स से 5 साल से निवेशक है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी ओन एसआईपी पोर्टफोलियो में आप दिखाइए कि हर महीने उसके एसआईपी का कितने यूनिट्स मिला था। और जब मार्केट, और अगर ईच इंस्टॉलमेंट का आप रिटर्न टिल डेट सीएजीआर कंप्यूट करके दिखाएंगे, वो समझेगा कि जब मार्केट गिरी थी तो वो इंस्टॉलमेंट नहीं उसको सबसे बेहतरीन रिटर्न दिलवाया, जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का शब्द होता है, राइट? तो ये में जो एग्जिस्टिंग निवेशक है, तो डेफिनेटली आपने उसके लिए एसआईपी खोला होगा। तो एसआईपी का एक ऐसा नहीं कि हर महीने बढ़ती गई, हमारी मार्केट तो हलचल मची हुई है, तो डेफिनेटली हर मंथली के इंस्टॉलमेंट में अलग अलग यूनिट्स उसको, तो ये सब आप आंकड़े से ही उसको बता सकते हैं। और जैसे उन्हें अल्टीमेटली ये होता है कि आप उनसे कैसे डील करें। आप कंटिन्यूअसली ऑलवेज सर खरीदो खरीदो खरीदो, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो डेफिनेटली भरोसा गिरेगा, और जब मौका है खरीदने का, वो आपकी सुनेगा नहीं। तो ये जैसे कहते हैं ना, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, कि आ जाएगी वुल्फ आ जाएगी, बोल के हर बार बोलते हैं, तो जब आती है तो वो सुनता नहीं है। तो ऐसी बात है कि हमारे ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर बार हम जाके अरे भैया 100% आप इक्विटी में डालो डालो, ये नहीं कहने का। मार्केट की सिचुएशन, वैल्यूएशंस, इसको समझकर हमें भी पोर्टफोलियो में अगर हम मॉड्यूलेट करेंगे, उसको कहेंगे अभी इक्विटी को ज्यादा बढ़ाएं क्योंकि गिरावट है, अभी आप डेट को बढ़ाएं क्योंकि इक्विटी कुछ महीने से अच्छी तेज चल रही है, ऐसे आप डील करेंगे तो बेहतरीन होगा। थैंक यू सुनील सर। एक दूसरा क्वेश्चन है सर, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के साथ साइकोलॉजी का रोल ज्यादा होता है या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के साथ, और अप्रोच कैसे डिफरेंट होनी चाहिए? तो देखिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो अब तक उसने क्यों निवेश नहीं किया ये जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर वो युवा है और अभी अभी कमाई शुरू किया है और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके साथ आप नो डील करने के लिए, ये मैंने जो दिखाया ना, उसकी भावना समझाएं, उसकी कैसी है सोच, वो जो एक 3 क्वेश्चन का हमने आपको क्वेश्चंस पूछने को कहा, तो उसकी बेसिस पे आप इसलिए उसको, मगर अगर 30-35 साल का उम्र है और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि वो डरा हुआ इंसान है, जिसको सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा जरूरत है। उसके साथ डील करने के लिए आपको सीधा जाके इक्विटी और स्मॉल कैप नहीं बेचना है, आपको शुरू करना है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, राइट, जहां पे रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस किया जाता है, राइट। ऐसे फंड्स को आप दिखाएंगे कि यार देखो, वर्स्ट पीरियड में भी इसका नुकसान इतना ही हुआ,
और बेस्ट पीरियड में यस रिटर्न इतना तो मिला। तो उनको एक मॉडरेट तरह की प्रोडक्ट्स आपको पेश करना है, और ये ग्रीड दिखाना नहीं है, क्योंकि उसको डर डोमिनेट करती है, तो उसको ग्रीड दिखाकर आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी भावना को समझना, उसके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए। और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की बात करें जो बहुत साल से है, वो डिपेंड होता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर मार्केट बैर फेस में है, जितना भी एक्सपीरियंस है, क्या होता है कि बैर फेस में 1 साल का खराब रिटर्न उसकी 5 साल की रिटर्न को भी खराब दिखाता है, तो वो बहुत डाउन होता है। तब आपको उससे डील करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज उसने बहुत अच्छे लम्हे देखे। जैसे जो कि कोविड के टाइम में जिसने भी निवेश किया, उसका तो रिटर्न भयंकर 3-4 साल हुआ, उसके बाद ही मार्केट में तो उसने 18-20-25% का रिटर्न देखकर आज स्थिति में उसको नुकसान दिख रहा है। तो उतना आसान नहीं है उसको समझना, बिकॉज इतनी दिनों से आपने भी अच्छा रिटर्न दिखा के उसको बेचा है, क्योंकि मार्केट भी हमें सपोर्ट कर रही थी। तो शायद आपको भी एक अनलर्निंग करना होगा, आपको भी उसकी जो इतने साल से आपने एक डील किया है, नहीं नहीं गारंटीड आपको मार्केट में 15 से 18 तो मिल जाएगा, ऐसी बातों से एक रिवाइज्ड अप्रोच लेनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल मार्केट ने सिखाया हमको कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल सकती है, मगर फिर भी मार्केट, ये गारंटी नहीं है कि मार्केट भी उस साल अच्छी चलेगी। तो ये और भी मुश्किल काम है, स्पेशली जो निवेशक जो कोविड के फेज के बाद इमीडिएटली एंटर किया है, कि उनके लिए मार्केट ने बहुत 3-4 साल छपड़ फाड़ के रिटर्न दे दिया। तो वो एक सिचुएशन में है कि ये मनी प्रिंटिंग मशीन है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। तो नेचुरली ये मुश्किल काम है, मैं मानता हूं। और इसमें आपको भी एक अपना अप्रोच को टोन डाउन करके बताना है कि ये रिस्क फैक्टर्स मार्केट में होते हैं, मगर अल्टीमेटली देश की जो तरक्की हो रही है, जीडीपी अच्छी चल रही है, देश में कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्टीमेटली मार्केट इसको कैचअप करेगा। तो मार्केट और जीडीपी की ग्रोथ साथ में जाते नहीं है, मगर 10 साल 15 साल देखे तो जितना अपना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उतना मार्केट रिटर्न दिलवाती है, और उससे बेहतर भी दिलवाती है। बट ये गारंटी नहीं है कि हर साल जो नॉमिनल जीडीपी था उस हिसाब से मार्केट ने उस साल भी रिटर्न दिया। एक साल कम हो तो है, एक साल ज्यादा, बट ओवर 10 साल पीरियड डेफिनेटली। और इसीलिए सिंस हम भारत में रह रहे हैं, जहां पर हमारी जीडीपी ग्रोथ अगले दशक 2 दशक के लिए एक वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री का एक स्टेटस में हम रहेंगे ही, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट भी उसको रिस्पेक्ट देगी और रिटर्न मिलेगा। मगर पेशेंस की जरूरत है, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको भी अपने आप को बदलना होगा बेस्ड ऑन आपने कैसा बेचा उसको इतनी 3-4 साल से। तो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से डील करना और मुश्किल है, स्पेशली ये वाले केस। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक और दो सवाल के लिए ही वक्त है। तो सुनील जी, अगला क्वेश्चन है, नए एमएफडीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन्वेस्टर्स का को लेके आना, उनकी तरफ से निवेश करवाना। आपके एक्सपीरियंस में ट्रस्ट बिल्ड करने का या नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा आसान तरीका क्या है, और इसमें मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का कैसे उपयोग किया जा सकता है नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का एज अ न्यू एमएफडी? तो फर्स्ट चीज है कि आपको समझना है, मनोविज्ञान समझने के लिए यही पीपीटी हमने किया है, जो प्रेजेंटेशन है उसमें समझिए कि वो नए जो आप जो जाने हैं उसकी पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो न्यू टू स्टॉक मार्केट है, या स्टॉक मार्केट में निवेश किया है पर म्यूचुअल फंड में नहीं किया है, या दोनों में निवेश किया है मगर आप उसको जाके कन्विंस करने के लिए आपकी तरफ बिजनेस देने के लिए हो सकती है, राइट। तो इसमें देखें कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस जानना जरूरी है। फर्स्ट थिंग आपको जानना है कि अदर नो एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट, हाँ ये स्टॉक मार्केट, यस नो म्यूचुअल फंड, और दोनों में एक्सपीरियंस है, मगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है या बुरा। तो ये आप जानने के बाद सेकंड जो तरह के क्वेश्चंस हमने पूछे उसका रिस्क असेस करना जरूरी है, कि उसको फियर डोमिनेट करता है या ग्रीड डोमिनेट करता है, ब्रॉडली मैं कह रहा हूं। तो उस बेसिस पर वंस आप उसके मनोविज्ञान और उसकी ये समझ लेंगे, तो मेरा मानना है कि जो जिसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आ रहे हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक म्यूचुअल फंड में, या फिर जिन्होंने निवेश किया है मगर एक फियर से डरे हुए व्यक्ति है, जो कंजर्वेटिव रिस्क एटीट्यूड है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही आप डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को पहले उनको पेश करें, ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना आए। आप ओवर प्रॉमिस करके उसको पुल मत कीजिए, बिकॉज टैक्सेशन अभी इक्वल है इक्विटी और एफडीज का, डेट और एफडीज का, मगर क्या होता है कि आप सिंपल सी बात कर सकते हैं, उसको सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है उसका,
उसको कितना मिल रहा होगा? 2.25%। और वो टैक्स ब्रैकेट में है तो 2.25 प्रॉब्ली 1.5% उनको रिटर्न मिल रहा होगा या 2% से कम, राइट? आप कह सकते हो कि 3 साल में देखिए कोई भी लिक्विड फंड उठाइए, उसने 5 या 6% रिटर्न दिया है। तो पहले आप उसको एक सेफ्टी की ओर, ये नहीं मत कीजिए मैं खाली रिस्क प्रोडक्ट बेचने वाला हूं। आप उसको म्यूचुअल फंड बेचने वाले, और म्यूचुअल फंड उसके लिए भलाई कर सकती है कि लिक्विड फंड इज एज गुड एज अ सेविंग्स फंड एंड यू कैन गेट अ बेटर पोस्ट टैक्स। और टैक्स आप भरते हैं तब आप रिडीम करते हो, मेरे सेविंग्स बैंक में आप रिडीम नहीं करते हो, फिर भी हर महीने आपको इंटरेस्ट देते हैं, वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट जाता है और आपको टैक्स कटवा देता है उसमें, राइट? तो टैक्स बेनिफिट्स, पोस्टपोनिंग ऑफ द टैक्स बेनिफिट ही डेट फंड्स के लिए भी एडवांटेज है। और बैंक एफडीज के ऑपोजिट भी आप हमको एक मीडियम टर्म डेट फंड या फिर एक बैलेंस एडवांटेज फंड को पेश कर सकते हैं, ताकि इनिशियल जर्नी में आपको खैर रखना है कि आप उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए। तो एकदम उनको इक्विटी में 15% मिलेगा करके खींच लेंगे और उस साल में उसको माइनस हो गया तो फिर आपने खो दिया वो इन्वेस्टर को लाइफ टाइम के लिए, समझे? तो एक फर्स्ट स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, जो कहते हैं ना स्विमिंग पूल में जाते हैं, पहले बेबी पूल में हम अपना पैर को गीला करते हैं, फिर जाते हैं, फिर बड़े पूल में घुसते हैं ना। तो इसी तरह ऐसे फर्स्ट टाइम निवेशक को आप इंडस्ट्री के सेफर प्रोडक्ट्स, भले ही आपका इनकम उसमें कम होगा क्योंकि डेट फंड या रिटेल उसमें फंड्स में उनका कमीशन उतना नहीं होगा, बट आप उस कस्टमर को पहले खींच रहे हैं। तो ये जो लेसर कमीशन से आपको पहले धंधा मिल रहा है, वो समझिए आपका एक लॉस लीडरशिप है, यानी आप वो कस्टमर को हासिल कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपने जो क्या गारंटी करने वाले हैं, 5%, 3 से 5% सेविंग से बेटर लिक्विड में आप प्रॉमिस करने वाले हैं, या एफडी से पोस्ट टैक्स रिटर्न में आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि उनके पास इक्विटी एडवांटेज होती है, इजीली आप कह सकते हैं कि देखिए एफडी से मैं बेटर रिटर्न दिलवाऊंगा पोस्ट टैक्स में। 7% की एफडी की रिटर्न है, 30% टैक्स ब्रैकेट उठाइए, 2.1% कटवा दीजिए, 4.9% उसके हाथ में बैठता है। कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड अगर 8%, 7% भी देती है तो 12.5% ही आपको टैक्स है ना, तो उसमें से काटेंगे तो उसको 7.25%, 5.5% तो मिल जाएगा ना, कितना 7 माइनस 12.5% कर दीजिए, 5.75% रिटर्न मिलेगा। तो 5.75 कंपेयर टू 4.9, इट इज 100 बेसिस पॉइंट्स का अपने लाभ दिया है उसको। तो ये मगर बहुत मुश्किल काम जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब जाके उधर एक्साइटमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट बेचना चाह रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति जो डरे हुए हैं वो आपकी बात से ही डर जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा बाद में देखेंगे, बाद में। तो एक वो सेफ्टी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को बेचना एक नए एमएफडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचिए कि आप यू आर सोइंग द सीड इन द कस्टमर। वो एक दिन प्लांट बनेगा, फिर ट्री बनेगा, और फिर ट्री से आपको फल भी मिलेगा। कस्टमर का लाइफ टाइम आप सोचिए कि 30 साल में इस कस्टमर में कैसा मैं पैसा बनाऊंगा। तो पहले साल में ज्यादा पैसा नहीं बनाया ठीक है, बट कस्टमर को अक्वायर कीजिए। तो मैं कहूंगा ऑलवेज लीड विद द लो रिस्क प्रोडक्ट दैट एमएफ इंडस्ट्री हैज। तो ये मैं कहूंगा कि फर्स्ट लेसन एज ए नया एमडी आपको करना है। देन कॉन्फिडेंस बिल्ड होते होते वही कहेगा अरे आपने कहा तो क्या और रिस्क ले सकता हूं, वो पूछेगा आपसे। तो फोकसिंग ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ट्रस्ट बिल्डिंग होता है जब आप लो रिस्क प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये नए निवेशक और जो एक कंजर्वेटिव आउटलुक के है, उसके अलावा जो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और म्यूचुअल फंड को नहीं किया है, उनके लिए तो आप रिस्क रिवॉर्ड का दिखा सकते हैं कि कैसे। सिंपल सी बात है, निफ्टी का देखिए एक चार्ट होगा, मे बी एसेट प्लस के, जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी कौन से कंपनीज, वो 50 कंपनीज थे, और आज कौन से 50 है? हार्डली गिन दिन के 5 या 10 कंपनियां हैं जो पहले निफ्टी पे थी। यानी ब्लाइंडली स्टॉक को खरीद कर, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और निफ्टी इंडेक्स बदलती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बदलती रहती है। तो एक एक्टिव मैनेजमेंट का जो बेनिफिट होता है कंपेयर टू स्टॉक्स, और स्टॉक्स के बारे में इतनी जानकारी, अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, ये सब काम म्यूचुअल फंड करती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसकी लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग की अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि वो इक्विटी में खिलवाड़ कर रहा है। या ये जेनजी क्या होगा जो ऐप के बेसिस पे जाके स्टॉक को ये करता है या स्मॉल केस कर रहा है, वो एक एक्साइटमेंट। तो आपको उसको क्या दिखाना है कि हाउ टू प्लान फॉर योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आप गोल सेट करना, फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करना। तो ये सब अगेन आपको एसेट प्लस इस सब में मदद करेगी। तो आपकी सेलिंग अप्रोच शुड बी के उसको कहना कि ये म्यूचुअल फंड
can lead to a better future for you. So what you're selling the promise of a very good future. So that should be your approach, right, to a person who is comfortable with risk, क्योंकि वो इक्विटीज में ऑलरेडी कर रहा है. और तीसरा जो बंदा है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में है, शायद किसी और से डील कर रहा है, आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप नए निवेशक है, ये बहुत मुश्किल टास्क है ये ना, क्योंकि उसने अनलेस ही हैज हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद द अदर डिस्ट्रीब्यूटर, देन यू कैन शोकेस टू हिम कैसे आप उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग करके एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आप अप्रोच करेंगे करके यू कैन मेक एन एफर्ट, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो देन टेक अगेन एसेट प्लस हेल्प टू से कैसे पिटफॉल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं. तो वो सब तो मगर वो जानना जरूरी है कि इज ही happy. If he is a happy investor with another MFD, then it's not going to be easy to convince him to come to you, because it's not that our industry mein you can't go and give any money to him or do anything, so there is no hook there. उसमें patient calling, क्योंकि अल्टीमेटली हम यूरेका फोर्ब से वैक्यूम क्लीनर क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो बार बार आके डोर कहता है हमने 3 बार मना कर दिया, 4थी बार आता है, 10 बार मना किया, 12वीं बार आता है. तो अल्टीमेटली आप उससे खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी पेशेंस को आप रिवॉर्ड करते हैं. तो ऐसे निवेशक के लिए पेशेंस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, अब अगर एक कमिटमेंट आप देते हो, मैं सर अगले हफ्ते आके आपको मिलूंगा, तो वो मिलना जरूरी है. अगर वो आपने डिफॉल्ट कर दिया फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड जाता है, राइट. तो ट्रस्ट बिल्ड करना, पेशेंट, कंसिस्टेंट, रिपीटेड सेलिंग एफर्ट्स को आपको जारी रखना है, एक दिन वो कन्वर्ट हो जाएगा. Sir, do we have time for one more question? Maybe one last one. Yes, ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का. ये आई थिंक किसी MFD से ही आया है सर, इसके लिए मैं क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना चाहता था. सर, क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस एडवाइजर पर कब ज्यादा बनता है, जब वो उनके लिए अच्छे रिटर्न्स करके देता है या टफ मार्केट फेजेस में उनको काम रहकर गाइड करता है? ये सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अच्छी मार्केट में है ना, जो टाइड आती है ना समुंदर से, सबको ऊपर उठा देती है, मगर जब टाइड नीचे उतरता है, किसने चड्डी पहना है कि नहीं पहना है वही दिखता है सामने. तो बैड टाइम्स में जो सलाह देता है उसके साथ खड़े होता है और भाग नहीं जाता है. अच्छे टाइम में हर बार आप उसके सामने बोलेंगे सर ये फंड ले लो, ये ले लो, ये एनएफओ आया, ये हुआ, वो तो आसान से काम होता है. क्योंकि गारंटी क्या है हमारे मार्केट में, गारंटी मार्केट में यही है कि हर साल कोई रिटर्न का गारंटी नहीं है, राइट. तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यूसली आप अच्छे करोगे, उधर बुरा होता है तो आप क्या करोगे, आप कैसे डील करते हो उसके बुरे वक्त में, जब मार्केट ने बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न दिया, तब जाके क्या आप बात करते हो, आप एक्सप्लेन करते हो, आप उसके फोन कॉल्स को लेते हो, अवॉइड नहीं करते हो, मिस्ड कॉल में नहीं छोड़ते हो, ये सब चीज बहुत मायने रहता है. तो मेरे ख्याल में ये सेकंड ऑप्शन जो आपने बताया वो 10 गुना इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन, राइट. अच्छा रिटर्न दिलवाना मार्केट ने दिलवाया, भाई आपने क्या किया, मगर बुरा रिटर्न के वक्त खड़े होना वो आपने किया, मार्केट ने नहीं किया. तो मेरे ख्याल में आपने सही पूछा क्वेश्चन. और सेकंड वन इज फार मोर इम्पोर्टेंट, कि जब मुसीबत में है पोर्टफोलियो, तब आपके सामने खड़े होकर आप उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं. भले ही आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज कंट्रोल में ही नहीं होते हैं ना, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप उसको समझाने की, कहने की कि ये बुरा वक्त चलेगा, अच्छे दिन आएंगे, बाद में निवेश रहिए, शायद अग्रेसिव है तो बोलिए कि अभी और बढ़ाइए इस पीरियड में अपने निवेश को. तो ये सलाह देना मुश्किल वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट. और लकीली फॉर अस हमारे मार्केट की हालत ऐसी है कि बुरा वक्त तो आता ही रहता है, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि कंटिन्यूअसली, एक्सेप्ट फॉर लेट्स से 2022, 23, 24, एक 3 साल का पीरियड था जब सब अच्छा चल रहा था, मगर अदरवाइज एक 10-15 साल का कोई भी मार्केट में रहा है, उसको पता है कि बुरे वक्त आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं उसके बाद. तो ये बुरे वक्त में कैसे डील किया, तो अच्छे दिन में आपको उसका लाभ भरपूर मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका. तो मैं आशा करता हूं कि सभी अटेंडीज को आज अपने इस टॉपिक पर जो भी उनके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं. सुनील जी, मैं आपके बहुमूल्य विचारों का शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. निवेशकों के व्यवहार और उनके वास्तविक निर्णय के लेने की जो प्रक्रिया होती है, आपके दृष्टिकोणों से शायद उनमें अभी कुछ सुधार आ सकता है.
और सभी अटेंडीज का शनिवार को समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आज के चर्चा में आपके निवेशों के साथ अधिक भरोसे के साथ, अधिक आत्मविश्वास के साथ आप आगे बातचीत कर पाएंगे और यही आपकी एमएफडी जर्नी को भी मदद करेंगे, विशेषकर जब भावनाओं से ज्यादा निर्णयों पर प्रभावित करने का शुरू होता है। और हम अगले सप्ताह इसी तरह एक व्यवहारिक सेशन पर मिलेंगे, क्योंकि अगला महीना फरवरी है और सालाना बजट जो रिलीज होता है, तो अगला हमारा जो सेशन होगा वो डिकोडिंग द यूनियन बजट के ऊपर ही होगा श्री सुनील सुब्रमण्यम जी के साथ। मैं आशा करता हूँ आपका दिन सबका शुभ हो और आप लोगों से जल्द मिलने की हमें वापस इच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर सुनील। Thank you, Chand, for conducting. थैंक यू सर। हैव अ गुड डे।